Hello students and welcome back to the virtual class of Gyan Manjari Vidyapit Mahua. Students, in the SS, currently we are working with unit first of the history, and in that, yesterday we understood that how the new kingdoms and the new regions, new empires were emerged. Right? कैसे नए kingdoms आए थे, कैसे नए empires आए थे और उसमें क्या क्या changes आए medieval period में, वो हमने last session में देखा था. Today we are going to step into the role of a historian to understand how they studied and learned so much about this time period. अभी ये जो बात थी medieval period कब था? 700 से लेकर 1750 CE तक. Currently अभी जो चल रहा है that is 2021 CE. आज से अप्रोक्सीमेटली 700 से लेकर 2000 साल पहले तक या फिर 1300 से लेकर 1000 साल पहले तक, इतने सारे सालों पहले, राइट, यानी कि अगर एग्जैक्ट कैलकुलेशन अगर हम करते हैं, राइट, सो 1000 समथिंग ईयर्स बिफोर ये सब हुआ था. अभी हम में से किसी की लाइफ इतनी तो है नहीं, राइट, हम में से कोई 1000 साल का नहीं है, तो इतने साल पहले तो हम थे भी नहीं. देन हाउ डिड दिस हिस्टोरियन केम टू नो अबाउट इट? हजारों साल पहले की बात को वो कैसे समझते हैं, राइट? सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टेप इनटू द रोल ऑफ अ हिस्टोरियन टू अंडरस्टैंड हाउ दे स्टडीड एंड लर्न सो मच अबाउट दिस टाइम. तो आज हम ये समझने वाले हैं कि हिस्टोरियन जो है वो ये सारी चीजें कैसे करते हैं, उसका मेन रोल क्या है. दे आर प्लेइंग द वाइटल एंड द बिगेस्ट रोल to give us the information regarding the past, but how do they get it? How do they do it? ये हमें समझना है, right? So the first question arises for this session is how have historians studied the medieval period? Historians ने medieval period को कैसे study किया, right? So we will discover that it is not always easy to study the past and that historians face many challenges. हमें ये लगता है कि हिस्टोरियंस ने ये इन्फॉर्मेशन निकाल दी बहुत ही यूजफुल है, बट डू यू नो कि कितने चैलेंजेस उसको फेस करने पड़ते हैं? देयर आर न्यूमरस चैलेंजेस द हिस्टोरियंस विल हैव टू फेस. तो वो लोग ये कैसे जानते थे, तो हम कैसे ये हिस्टोरियन ने सारी इन्फॉर्मेशन निकाली, कैसे उसने ये सारी जानकारी प्राप्त की, वो भी सीखेंगे. उसके साथ उसको क्या क्या चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं वो भी सीखेंगे, राइट? सो लेट अस अंडरस्टैंड एट फर्स्ट what are the historians and what are the sources, और उसके बाद हम ये भी समझने वाले हैं कि वो सारी जो चैलेंजेस है, कौन कौन सी चैलेंजेस वो फेस करते हैं, राइट? सो लुक एट द इमेजेस ऑफ सम ऑफ द सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री, डिस्कस देयर नेम्स एंड इंपॉर्टेंस एज हिस्टोरिकल सोर्सेस. ये सारी जो चीजें नीचे आपको दी गई है, यहाँ पे आपको 3 इमेज देखने को मिल रही है, ये तीनों हिस्टोरिकल सोर्सेस है. हिस्टोरिकल सोर्सेस के बारे में हम 6th स्टैंडर्ड में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, तो ये तो आपको पता ही होगा, राइट? सो देयर आर सर्टेन कॉइन्स, राइट, द मैन्युस्क्रिप्ट्स एज वेल एज देयर इज अ पॉट. दिस ऑल आर द हिस्टोरिकल सोर्सेस. तो ये सारे जो सोर्स हैं, राइट, इसके बारे में अगर हम बात करें, राइट, सो जो कॉइन्स है, तो कॉइन हेल्प्स अस लर्न अबाउट किंग्स हु इश्यूड देम. कॉइन्स हमें ये समझने में मदद करता है कि कौन से राजा ने ये कॉइन्स को इश्यू किया था, और उसके बारे में हम समझ सकते हैं कॉइन की डिजाइन को देखकर उसके ऊपर क्या चिन्ह लगा है, यानी कि व्हाट आर द सिंबल्स व्हिच आर द सिंबल्स व्हिच आर इंस्क्रिप्टेड ऑन द कॉइन्स या फिर एम्बोस्ड ऑन द कॉइन्स. बाय दैट आल्सो वी कैन कम टू नो दैट हाउ वुड बी द नेचर ऑफ दैट पर्टिकुलर किंग एंड हाउ वुड बी द रेन ऑफ दैट किंग एट दैट टाइम. दूसरा है, बिफोर द पेपर वाज अवेलेबल राइटर्स रॉट ऑन पाम लीव्स. पाम ट्री के जो लीव्स होते हैं उसके ऊपर राइटर्स लिखते थे. वेरी फ्यू रिमेन as they were fragile, right? वो बहुत ही टूट जाते थे, उसको लंबे समय तक हम संभाल नहीं सकते, इसलिए पाम लीव्स के ऊपर बहुत ही कम ऐसे हमारे पास अभी उसके प्रूफ पड़े हैं, राइट? बहुत ही कम पाम लीव्स जो है जिसके ऊपर इंस्क्रिप्शन या फिर हम कह सकते हैं राइटिंग किया गया था, वो बहुत ही कम है. लेकिन यस, फ्रॉम दैट ऑल्सो वी कैन अंडरस्टैंड अबाउट दैट पर्टिकुलर टाइम बाय अंडरस्टैंडिंग द लैंग्वेज ऑफ दैट टाइम. एंड pottery tells us about the objects used by the common people. कॉमन पीपल के द्वारा जो अभी ऑब्जेक्ट्स यूज होते थे, तो इस पॉट को देखकर हम उसके बारे में अंदाजा लगा सकते हैं, राइट? तो ये सारी हिस्टोरिकल सोर्सेस हैं जो हमें हिस्ट्री के बारे में कुछ ना कुछ तो जरूर बताते हैं. लुक एट द इमेजेस ऑफ द सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री. नीचे कुछ और इमेजेस दिए गए हैं हिस्ट्री के सोर्सेस के, उसके नाम क्या है और उसका इंपॉर्टेंस क्या है वो भी हम डिस्कस करेंगे,
राइट। सो सबसे पहले यहाँ पे आप देख सकते हो, तो दिस आर द inscriptions on the wall. You can see there is something written in Sanskrit, right? The second one are the bones, and the third one are the creations of that time, or we can say the buildings of that time, right? So writings engraved on hard surfaces are called inscriptions. कोई हार्ड सरफेस के ऊपर एंग्रेव करके, यानी कि उसको कुतर के, उसको खुरेद के, उसके अंदर जो लिखाई की जाए, ऐसे राइटिंग्स को हम क्या कहेंगे? उसे हम इंस्क्रिप्शंस कहेंगे। वो सारे जो इंस्क्रिप्शंस है वो भी हमें उस समय की बहुत सारी बातें बताते हैं। दूसरा है बरियल साइट्स, यानी कि कब्रिस्तान, जहाँ पे लोगों को बरी किया जाता था, जहाँ पे लोगों को दफनाया जाता था। तो बरियल साइट्स आर ग्रेव्स, राइट? वहाँ की जो कब्र है, वहाँ की अगर बात करें, दे कंटेन ऑब्जेक्ट्स एंड ह्यूमन रिमेन्स, तो वहाँ पे कुछ चीज़ें और इंसानों का बाकी का हिस्सा, यानी कि उसके कंकाल भी वहाँ पे पड़े होते हैं, जिसको देखकर उस समय के इंसान के कंकाल को देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि तब इंसानों का स्ट्रक्चर कैसा था, राइट? अगर हम अभी के स्ट्रक्चर और पहले के स्ट्रक्चर देखें तो बहुत ही इम्प्रोवाइज हुआ है हमारा बॉडी स्ट्रक्चर, जैसे मॉडर्न एज में आया, राइट? जैसे आगे बढ़ते जाते हैं इंसान और बेहतर बनता जा रहा है। तो तब पहले कितने मजबूत इंसान थे, उसकी हाइट बॉडी क्या थी, ये भी हम जान सकते थे। और पहले ऐसा रिवाज भी था कि कोई भी इंसान को अगर जब दफन किया जाए तो उस समय पे उसकी कुछ पसंदीदा चीज़ों को रखा जाता था, राइट? तो ऐसी कुछ चीज़ें भी हमें बरियल साइट से मिल सकती है, जिसके अवलोकन करने के बाद हम उस समय की कुछ और बातें भी जान सकते हैं। तीसरा है बिल्डिंग्स एंड मॉन्यूमेंट्स प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट द पीपल हु बिल्ड देम। कुछ बिल्डिंग और मॉन्यूमेंट्स है, राइट? उसको भी अगर हम देखें, जैसे कि यहाँ पे कुतुब मीनार हमें दिखाया गया है, तो ये हमें इंफॉर्मेशन देता है उन लोगों के बारे में जिसने इसको बनाया। जैसे कि आज भी लोग ताजमहल को देखते हैं, आज भी लोग लाल किला देखते हैं, आज भी लोग कुतुब मीनार भी देखते हैं, और उसे देखकर उस समय के जो राजा थे, राइट, वो कैसे थे, उसने कैसे लोगों को काम पे लगाया था, ये सारी चीजें हमें वहां से जानने को मिलती हैं। सो विच ऑफ दिस सोर्सेज डिड वी नॉट स्टडी इन क्लास 6? तो इनमें से कौन से ऐसे सोर्स है जिसके बारे में हमने क्लास 6 में नहीं पढ़ा? कॉइन्स, पॉटरी, पाम लीफ मैन्यूस्क्रिप्ट्स, बिल्डिंग्स एंड मॉन्यूमेंट्स, इंस्क्रिप्शंस एंड बरियल साइट्स। ये आपको याद करना है। सो वी डिडंट स्टडी अबाउट द पाम लीफ मैन्यूस्क्रिप्ट्स। पाम लीफ के ऊपर जो मैन्यूस्क्रिप्ट्स लिखा जाता था, यानी कि जो राइटिंग किया जाता था, इसके बारे में हमने 6th स्टैंडर्ड में नहीं पढ़ा। इसके अलावा कॉइन्स जो है, या फिर पॉटरी है, बिल्डिंग और मॉन्यूमेंट्स है, इंस्क्रिप्शंस है, बरियल साइट्स है, इन सब के बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं, राइट? But we didn't understand about the palm leaf manuscripts. So we did not study about the palm leaf manuscripts as sources of history. People wrote on palm leaves before 700 CE, but most could not be preserved. 700 CE से पहले लोग पाम स्क्रिप्ट्स के ऊपर, यानी कि पाम लीव्स के ऊपर उसके स्क्रिप्ट्स लिखते थे, यानी कि उसको मैन्यूस्क्रिप्ट करते थे। क्यों? क्योंकि the paper was found in 700th century and that came into India in 8th century. 7th सेंचुरी में पेपर का आविष्कार हुआ था और भारत तक पहुंचने में वो 8th सेंचुरी तक भारत में पहुंचा था, राइट? तो उससे पहले कुछ नहीं था, तो पाम लीव्स के ऊपर ये सारी बातें लिखी जा रही थी, राइट? सो लेट अस कंसीडर द इंपॉर्टेंस ऑफ राइटिंग मटेरियल्स बाय डिस्कसिंग द फॉलोइंग क्वेश्चंस। दो क्वेश्चन नीचे दिए गए हैं, वो हम पहले पढ़ते हैं, उसको डिस्कशन करेंगे, राइट? और हम कंसीडर करेंगे कि राइटिंग मटेरियल्स का इंपॉर्टेंस क्या है। पहला, यू हैव टू टेक नोट्स टुडे। आपको आज नोट्स बनाने हैं, बट यू कांट यूज योर नोटबुक और एनी अदर पेपर। आप कोई भी प्रकार का नोटबुक या कोई भी प्रकार का कागज का इस्तेमाल नहीं कर सकते, तो आप क्या करोगे? दूसरा क्वेश्चन है, व्हाट डिड पीपल डू बिफोर पेपर वाज इन्वेंटेड? पेपर जब नहीं मिला था तो उससे पहले लोग क्या करते थे? डिड दे राइट? क्या वो लिखते थे? इफ यस, व्हाट डिड दे राइट ऑन? तो किसके ऊपर वो लिखते थे, राइट? तो ये जो दो क्वेश्चन है डिस्कशन के लिए, वो अभी तो रेगुलर क्लास नहीं है, सो वी कैन नॉट डिस्कस। सो इसको आप अपना पहला होमवर्क लिख लीजिए। यहाँ पे आप वीडियो पॉज करके वापस ये दोनों क्वेश्चन लिख सकते हो, और इसको लिख के आपको अपने थॉट्स में आंसर देना है, राइट? यू आर नॉट सपोज टू फाइंड द आंसर फ्रॉम एनीवेयर, राइट? एज ऑफ आवर रूटीन आपको जितने भी आंसर देना है अपने खुद के थॉट से। आप क्या सोचते हो, आपकी सोच मुझे बतानी। इट इज ओपन एंडेड क्वेश्चन, इसका कोई स्पेसिफिक आंसर नहीं है, हम सबका आंसर अलग होगा, राइट? कि अगर आपको नोट्स बनाने हैं और आप पेपर का यूज नहीं कर सकते तो आप क्या करोगे? और
जब पेपर इन्वेंट ही नहीं हुआ था, जब पेपर का आविष्कार ही नहीं हुआ था, तब क्या लोग लिखते थे, और अगर लिखते थे तो कैसे, किसके ऊपर लिखते थे? इन दोनों का जवाब आपको अपने हिसाब से मुझे देना है। ये आपके होमवर्क का पहला पार्ट रहेगा। आगे देखें तो बिफोर पेपर वॉज इन्वेंटेड राइटिंग वॉज डिफिकल्ट। जब पेपर इन्वेंट हुआ था तब राइटिंग मुश्किल था। इंस्क्रिप्शंस वर डिफिकल्ट टू क्रेव इनटू द स्टोन एंड पाम लीफ मैन्यूस्क्रिप्ट्स डिड नॉट सर्वाइव। दोनों प्रकार की प्रॉब्लम थी। या तो लोग इंस्क्रिप्शन करते थे, तो इंस्क्रिप्शन के लिए दीवार के अंदर, पत्थरों के अंदर खुरेद के हमें लिखना था, राइट। सो वो खुरेद कर लिखना, उसमें छेनी और हथौड़ी लेकर ऐसे खुरेद खुरेद कर लिखना, वो इतना इजी काम नहीं था, और वो लेंथी भी बहुत था, बहुत ज्यादा समय लग जाता था इंस्क्रिप्शंस को तैयार होने में, राइट। तो वो डिफिकल्ट था। और दूसरा, पाम लीफ जो थे उसके ऊपर मैन्यूस्क्रिप्ट्स इजीली बनते थे, लेकिन वो लंबे समय तक हम संभाल नहीं पाते थे, राइट। उसको हम लंबे समय तक संभाल नहीं पाते, तो ये भी प्रॉब्लम था। इन 700 CE, 700 के साल तक थिंग्स चेंज्ड, राइट। 700 के साल में चीजें बदल गई। व्हेन द चाइनीज इन्वेंटेड पेपर, जब चाइनीज लोगों ने पेपर की खोज की, उन लोगों ने पेपर बनाया, इट्स यूज क्विकली स्प्रेड टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, और फिर इसका यूज पूरे विश्व में बहुत ही जल्दी से फैल गया, एंड वी आर स्टिल यूजिंग द पेपर्स फॉर आवर डेली यूजेस, राइट। सो in the 8th century after paper arrived in India, 8th century में पेपर यानी कि कागज भारत में आया था, उससे पहले नहीं था, राइट। सो 8th century में पेपर इंडिया में आया। टेक्सचुअल रिकॉर्ड्स बिकेम मोर कॉमन। फिर टेक्सचुअल यानी कि लिखे हुए जो रिकॉर्ड्स हैं वो बहुत ही कॉमन बन गए। हिस्टोरियंस वर एबल टू रिकॉर्ड हिस्टोरिकल अकाउंट्स मच मोर इजीली बाय राइटिंग ऑन पेपर। और हिस्टोरियंस जो थे, यानी कि इतिहास के अंदर जिन लोगों ने इतिहास लिखा है, वो सब लोग बहुत ही आसानी से ये सारी चीजें, वो हिस्ट्री की जितनी भी बाबत है उसको पता चलती थी, वो सारी बातें वो पेपर पे लिख देते और उसको आसानी से संभाल भी सकते थे, राइट। सो द राइटर स्टार्टेड यूजिंग द पेपर। जो भी लिखने वाले थे उन लोगों ने पेपर का यूज शुरू किया। द हिस्ट्री ऑफ किंग्स वॉज रिटन ऑन पेपर, राइट। बहुत सारे किंग्स ऐसे थे कि जिसकी हिस्ट्री पेपर पे लिखी गई थी, राइट। कुछ किंग्स ऐसे थे जो ये हमेशा सोचते थे कि नहीं, लोगों को पता चलना चाहिए कि हमारे समय में क्या हुआ था, तो वो पहले से ही वो सारी चीजें लिखते थे। आज भी उनमें से कई सारी चीजें हमें मिली हैं, एंड वी कैन अंडरस्टैंड अबाउट देयर पास्ट एंड अबाउट द किंग्स टू, राइट। सो फॉर द अंडरस्टैंडिंग अगेन देयर आर 3 क्वेश्चंस। व्हाट डिड पीपल राइट ऑन बिफोर पेपर वाज इन्वेंटेड? ये यही क्वेश्चन मैंने आपको अभी होमवर्क में दिया, वही है, ये भी आपके होमवर्क के लिए ही है। सोच के लिखना है कि जब पेपर इन्वेंट नहीं हुआ था तो लोग किस पे लिखते थे। दूसरा, हु इन्वेंटेड पेपर, कौन से लोगों ने पेपर इन्वेंट किया। और तीसरा, व्हेन डिड पेपर अराइव इन इंडिया, और भारत में पेपर कब आया, राइट। ये सारे आंसर इन 1 वर्ड ही है, राइट। एक एक वर्ड में आंसर आ जाएंगे। सो पोज करके क्वेश्चंस लिख लो। ये भी आपको मुझे होमवर्क में ही देना है, और यही चीज हम इसी स्लाइड शो में सीख भी चुके हैं, right? So students, that was the first phase of today's session. Now let's move on to the second phase. So students, इस सेशन के पहले फेज में हमने देखा that one challenge before the 8th century was that there was no paper source of history, right? पेपर नहीं थे, पेपर के सोर्सेज भी नहीं थे, as paper was only invented in the 7th century. 7th century में तो पेपर इन्वेंट हुआ, राइट। तो उससे पहले पेपर तो हमारे पास थे नहीं, एंड द पेपर केम इनटू इंडिया इन द 8th century. 8th century में तो हमारे पास पेपर आया, यानी कि आफ्टर अ सेंचुरी ऑफ द फाइंडिंग ऑफ पेपर, राइट। पेपर बन गया, पेपर इन्वेंट हुआ, उसके 1 सेंचुरी के बाद वो भारत में आया, राइट। सो द फर्स्ट चैलेंज इज देयर वाज नो पेपर टू रिकॉर्ड हिस्ट्री इन इंडिया अंटिल 8th century. इंडिया के अंदर हिस्ट्री को रिकॉर्ड करने के लिए पेपर तो था ही नहीं, राइट। सो देयर वर मोर चैलेंजेस एज वेल. ये सिर्फ एक चैलेंज था पेपर वाला, इसके अलावा भी कुछ चैलेंजेस थे. लेट अस लर्न अबाउट अनदर वन. अभी एक दूसरी चैलेंज के बारे में हम सीखेंगे. तो आप सबको सबसे पहले क्या करना है, अपना जो एसबी बुक है वो ले लीजिए. अगर पहले से नहीं लिया होता तो आप पॉज करके पहले बुक ले लीजिए, उसके बाद वीडियो को प्ले करें. और इसके साथ याद रखें, मेरे हर एक सेशन में आप अपनी सप्लीमेंट्री बुक को लेकर ही बैठेंगे. सो राइट. सो सबसे पहले SB4 के अंदर कंसेप्ट टाइम 3 जो है वो हमें स्टडी करना है. और उसको स्टडी करने के बाद मैं आपको होमवर्क दूंगा, एंड दैट इज गोइंग टू बी द प्रैक्टिस क्वेश्चन 3 जो उसके नीचे ही दिया गया है. राइट. सो क्विकली ओपन योर SB4
And into that concept time 3, and let us start understanding the concept 3. So this concept time is about the reliability of historical sources. हिस्टोरिकल जो सोर्सेस है उसके हम कितना रिलाय कर सकते हैं, कितनी उसकी विश्वसनीयता कितनी रहेगी, राइट, या फिर इसके ऊपर हम कितने आधारित रह सकते हैं. सर्टेन सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री लाइक मैन्यूस्क्रिप्ट्स आर ऑफन डिफिकल्ट फॉर हिस्टोरियंस टू यूज. कुछ ऐसे सोर्सेस है हिस्ट्री को, जैसे कि मैन्यूस्क्रिप्ट, उसको हिस्टोरियन के द्वारा यूज करने के लिए बहुत ही मुश्किल होती है. दे पोज द फॉलोइंग चैलेंजेस, राइट, उसको ये जो नीचे जो चैलेंजेस है वो फेस करनी पड़ती है. कौन कौन सी है? सो फर्स्ट, दे आर हैंड रिटन एंड कैन बी डिफिकल्ट टू रीड. सबसे पहली बात तो ये है कि ये सारे जो मैन्यूस्क्रिप्ट्स है वो हैंड रिटन है और उसको रीडिंग डिफिकल्ट हो सकता है, राइट. वैसे तो कुछ मैन्यूस्क्रिप्ट्स हम सब लोग भी क्लास में लिखते ही है, कई बार हमारे हैंड राइटिंग भी ऐसे ही होती है कि रीड करना डिफिकल्ट होता है, राइट, होता है ना, राइट. सो द सेम वे जिसने मैन्यूस्क्रिप्ट्स लिखा है उसके हैंड राइटिंग को लेकर, क्योंकि हैंड राइटिंग सबके अच्छे नहीं होते, सबके सेम नहीं होते, राइट. सो हर किसी के हैंड राइटिंग के अलग अलग प्रकार होते हैं. सो द मेन थिंग वी वांट टू से इज दैट द मैन्यूस्क्रिप्ट्स आर हैंड रिटन, और हैंड रिटन है तो उसके लिए रीडिंग डिफिकल्ट हो सकता है, राइट, हैंड राइटिंग की वजह से या फिर अलग लिपि की वजह से. अभी आप ही देख लो, अगर आप 9 कर रहे हो तो आप ऐसे नीचे करके खींचते होंगे, राइट. मेरा 9 ऐसे सीधा जा रहा है, उसके नीचे वो इसका राउंड फॉर्म नहीं होता, राइट. तो हम आज की तारीख में कॉमन लैंग्वेज होने के बावजूद हम सबकी लिखाई में कुछ ना कुछ अलग हो जाता है. तो वहाँ उस समय पे लैंग्वेज की सिर्फ शुरुआत हुई थी. सो देयर माइट बी मेनी डिफरेंसेस बिटवीन व्हाट वी नो एंड व्हाट दे डिड यूज. तो इसकी वजह से वो डिफिकल्ट हो सकता है. दूसरा, दे रिकॉर्ड वैरिड अकाउंट्स ऑफ द सेम इवेंट, राइट. सिर्फ एक ही इवेंट हुआ है लेकिन उसके अकाउंट्स यानी कि उसके हिसाब कुछ अलग अलग लिखे होते हैं, राइट. उसकी बातें कुछ अलग अलग लिखी होती है. सिंस देयर वर नो photocopiers, people called scribes would manually make copies of the documents, right. So पहले क्या होता था, फोटोकॉपी मशीन तो था नहीं, जैसे कि जिसे हम जेरोक्स मशीन कहते हैं, राइट. फोटोकॉपी तो निकाल नहीं सकते थे, तो होता क्या था, किसी एक ने लिखा, वो मेन मैन्यूस्क्रिप्ट हुआ. उसके बाद लोग स्क्राइब्स को बुलाते थे. स्क्राइब्स कुछ ऐसे लोग थे कि जो मैन्यूस्क्रिप्ट्स का कॉपी बनाते थे. दे यूज्ड टू मेक द कॉपीज ऑफ द मैन्यूस्क्रिप्ट, right. So people called scribes would manually make copies of the documents. तो वो सारे डॉक्यूमेंट की मैन्युअली कॉपी बनती थी स्क्राइब्स के द्वारा. इफ अ स्क्राइब इंटरप्रिटेड द ओरिजिनल टेक्स्ट डिफरेंटली, जो भी स्क्राइब है उसने अगर ओरिजिनल टेक्स्ट को अलग तरीके से समझा, द न्यू कॉपी वुड रिफ्लेक्ट कॉन्ट्राडिक्टरी और मिसमैच इंफॉर्मेशन, राइट. तो नया जो कॉपी बनेगा, राइट, उसका मीनिंग अलग होगा, कॉन्ट्राडिक्टरी होगा, राइट, उसके कुछ अपोजिट ही होगा. से फॉर एग्जांपल मैं 9 को ऐसे राउंड करके लिखता हूँ, अगर कहीं पे मैं ऊपर राउंड क्लियर करना भूल गया और ऊपर से मेरा जो आधा राउंड रह गया तो वो दिखेगा 4, तो मैंने 999 लिखा है, अगर 444 हो गया, राइट, तो वो जो जिसने इंटरप्रेट किया 444, तो वो क्या करेगा 444, एक्चुअली क्या था 999. तो ऐसे हैंड राइटिंग की वजह से या फिर इंटरप्रिटेशन की वजह से कुछ चेंजेस आ सकते हैं, राइट. तो ये जो सारे चेंजेस आते हैं जिसकी वजह से ओरिजिनल मैन्यूस्क्रिप्ट है उसका मीनिंग चेंज हो सकता है. द मीनिंग्स ऑफ मेनी वर्ड्स चेंज ओवर टाइम. बहुत सारे शब्द ऐसे हैं कि जिसका मीनिंग समय जाते बदल जाता है, मेकिंग द टेक्स्ट डिफिकल्ट टू इंटरप्रेट, राइट. उसकी वजह से ये जो लिखावट सारी है, राइट, वो इंटरप्रिटेशन करना उसका बहुत ही डिफिकल्ट हो जाता है. फॉर एग्जाम्पल, द वर्ड हिंदुस्तान has had various meanings across the years. अगर हम हिंदुस्तान वर्ड्स की बात करें, हमारे देश का एक नाम हिंदुस्तान भी है, अगर हम हिंदुस्तान वर्ड की बात करें, राइट, तो उसके भी अलग अलग सालों में अलग अलग उसका मीनिंग था. से फॉर एग्जाम्पल 13th सेंचुरी यानी कि 1200 CE से द वर्ड हिंदुस्तान वॉज यूज टू डिस्क्राइब द लैंड अंडर द कंट्रोल ऑफ द दिल्ली सल्तनत, एरियाज ऑफ पंजाब, हरियाणा एंड लैंड्स बिटवीन द यमुना एंड गंगा. तो 13वीं सदी तक यानी कि 1200 CE तक हिंदुस्तान जो शब्द था उसको किसके लिए डिस्क्राइब किया जाता था, एक ऐसी जमीन जो दिल्ली सल्तनत के नीचे थी, राइट. जैसे कि कौन कौन से एरिया, पंजाब, हरियाणा और यमुना और गंगा नदी के बीच में जो जमीन है वो सारी जमीन दिल्ली सल्तनत के अंडर थी, तो उसको हिंदुस्तान के नाम से जाना जाता है. 16th सेंचुरी यानी कि 1500 CE के आसपास अगर देखें तो द वर्ड हिंदुस्तान वॉज यूज टू डिस्क्राइब द जियोग्राफी, एनिमल्स एंड कल्चर ऑफ द इंडियन सबकॉन्टिनेंट. तो इंडियन सबकॉन्टिनेंट है उसके ऊपर जो भी जियोग्राफी है या फिर जो भी एनिमल है
जो भी कल्चर है उन सबको डिस्क्राइब करने के लिए हिंदुस्तान को यूज किया जा रहा था, राइट। और करंट टाइम से अभी के समय में द वर्ड हिंदुस्तान इज यूज्ड टू रिफर टू इंडिया एज इट एग्जिस्ट टुडे। हिंदुस्तान शब्द को हमारे देश भारत के लिए यूज किया जाता है, राइट। तो 13वीं सदी, 16वीं सदी और आज की 21वीं सदी, इन तीनों के अंदर ही सिर्फ एक ही शब्द है हिंदुस्तान जिसका मीनिंग चेंज हो गया। सबसे पहले क्या आया, दिल्ली सल्तनत के नीचे जो पंजाब हरियाणा या फिर गंगा और यमुना के बीच का जितना भी एरिया है वो है हिंदुस्तान, राइट। 1500 CE तक, यानी कि 16वीं सदी में क्या आया, राइट। तो 16वीं सदी में ये आया कि हिंदुस्तान यानी कि इंडियन सब कॉन्टिनेंट के ऊपर जितने भी एनिमल्स है, उसकी जितनी भी जियोग्राफी है, राइट, या फिर उसके अलावा वहां का जो कल्चर है उसे हम हिंदुस्तान कहते हैं। आज के समय में हिंदुस्तान यानी कि भारत देश, राइट। यू कैन सी। सो नाउ दिस वाज द कांसेप्ट टाइम 3। आई होप आपको समझ में आया होगा, राइट। तो उसके बेस पे आपको ये प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 3 है, राइट, ये आपको लिखना है। और यहाँ पे सिर्फ दो ही क्वेश्चन, सिर्फ एक ही क्वेश्चन है, राइट। यू आर अ हिस्टोरियन हु हैज डिस्कवर्ड द मैन्युस्क्रिप्ट्स शोन बिलो, राइट। तो आप एक हिस्टोरियन हैं मान लो, और आपको मैन्युस्क्रिप्ट्स यहाँ पे नीचे मिले हैं। रीड देम एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो, राइट। और इन दोनों मैन्युस्क्रिप्ट्स को आपको पढ़ना है और नीचे के आंसर देने हैं कि सबसे पहले व्हाट हैपेंड, क्या हुआ, दूसरा व्हेन डिड दिस टेक प्लेस, कब हुआ, हु लेड द ट्रूप्स, राइट, ट्रूप्स को यानी कि सैन्य को कौन आगे ले जा रहा था, कौन लीडर था उसका, हाउ मेनी सोल्जर्स वर फाइटिंग, कितने योद्धा लड़ रहे थे, और डिड एनीवन डाई, क्या किसी की मृत्यु हुई थी, राइट। अगर ये आंसर लिखोगे, ये आंसर आपको पहले लिखना है। जब भी आप ये आंसर लिखोगे, राइट, तो डॉक्यूमेंट जो है वो अनक्लियर है। अगर आप इसको ठीक से रीड करोगे तब आपको पता चलेगा दैट दिस डॉक्यूमेंट्स आर अनक्लियर टू अंडरस्टैंड, राइट। सो किसी का आंसर शायद सही ना भी मिले। तो एक चैलेंज हिस्टोरियंस के लिए ये भी था कि उसको अलग अलग अकाउंट्स मिलते थे। ये एक ही वॉर के दोनों अकाउंट है, लेकिन दोनों अकाउंट को जब आप कंपेयर करोगे, राइट, यू विल फाइंड इट फार अवे डिफरेंट। यहाँ पे 10,000 सोल्जर लिखा है, यहाँ पे 1,000 सोल्जर लिखा है, राइट। इन दोनों को देखकर जब आप आंसर करोगे तो आपको हर क्वेश्चन के दो आंसर देने पड़ेंगे और दोनों आंसर अलग होंगे। वैसे ही आपके सारे क्लास के जितने भी बच्चे हों, सबके आंसर्स को मैं मैच करूं तो सबके आंसर्स अलग अलग होंगे, राइट। सो दैट इज द कंफ्यूजिंग, व्हाई, बिकॉज सबसे पहले मैन्युस्क्रिप्ट बना और फिर उसका इंटरप्रिटेशन करके स्क्राइब्स ने सब लिखा था, राइट। तो ये सारे स्क्राइब्स बने, राइट, और उस स्क्राइब्स में मिस इंटरप्रिटेशन की वजह से पूरा मीनिंग चेंज हो जाता था। तो ऐसा प्रॉपर सोर्स होने के ना होने के कारण हमारा जो मेन कंटेंट है वो चेंज हो सकता था, राइट। तो अगर आप देखोगे डॉक्यूमेंट अनक्लियर है जिसकी वजह से हमें एक करेक्ट आंसर नहीं मिलेगा। तो एक चैलेंज तो हमारा ये हमें पता चल गया कि भाई क्लियर डॉक्यूमेंट्स नहीं थे जिसकी वजह से हमें कंफ्यूजन हो सकता है पूरा हिस्ट्री को समझने के लिए। दिस इज बिकॉज देयर वर नो मशीन टू कॉपी देयर हिस्ट्री टेक्स्ट। हिस्ट्री में जो भी टेक्स्ट उन लोगों ने लिखा था उसको कॉपी करने के लिए कोई मशीन नहीं था। देयर वर नो प्रिंटर्स, प्रिंटर भी नहीं थे, या फिर फोटोकॉपी मशीन यानी कि जेरोक्स मशीन भी नहीं थे। So they had to hire the people to copy the pages by hand. तो अपने हाथ से कॉपी करने के लिए उनको लोगों को हायर करना पड़ता था और उन लोगों को कहा जाता था स्क्राइब्स, राइट। तो उन लोगों को स्क्राइब्स को हायर करना पड़ता था। स्क्राइब्स ऑफन वर्क क्विकली। तो स्क्राइब्स जो थे वो बहुत ही जल्दी से, बहुत ही जल्दबाजी से काम करते थे। एंड देयर हैंड राइटिंग वॉज डिफिकल्ट फॉर अदर्स टू रीड। उसके हैंड राइटिंग दूसरों के लिए रीड करना थोड़ा डिफिकल्ट रहता था। सो दे हैड टू गेस द वर्ड्स, राइट। तो उन लोगों को वर्ड्स को गैस करना पड़ता था। ऑल्सो स्क्राइब्स मेड एरर्स, और स्क्राइब्स भी एरर क्रिएट करते थे। समटाइम्स दे अंडरस्टूड द इवेंट्स डिफरेंटली एंड एडेड देयर ओन डिटेल्स। तो कई बार क्या होता था कि वो चीजों को अलग तरीके से समझते थे और अपनी खुद की ही डिटेल्स उसमें ऐड कर देते थे। तो होता क्या था, कई बार जो स्क्राइब्स है वो भी कुछ मिस्टेक्स करते थे और फिर उन लोगों ने जो इंटरप्रेट किया वही लिख देते थे। तो फिर जो हिस्ट्री में एक्चुअल हुआ था वो हमें नहीं पता, हमें क्या जानने को मिला, वो स्क्राइब ने क्या सोचा था, राइट। तो मान लो कि मैं ही आपको एक एग्जांपल देता हूं कि आपने ऐसा लिखा है कि आई हिट द बॉल विथ अ बैट, BAT बैट, राइट। आप बोल रहे हो मैं लिख रहा हूं, आपने बोला आई हिट द बॉल विथ अ बैट और मैंने समझा बैट की जगह पे कैट, तो फिर BAT की जगह पे मैं क्या लिखूंगा, CAT। तो पहले मीनिंग क्या था, मैंने बैट से बॉल को मारा। मैं क्या समझूंगा, मैंने बिल्ली से बॉल को मारा, बिल्ली की पूंछ पकड़ के ऐसे बॉल को मार के 6 लगा दी, राइट। आई हिट द बॉल विद अ कैट। तो ये जो मिस इंटरप्रिटेशन है, राइट, और उसकी वजह से जो मिस कम्युनिकेशन है वो जनरेट होता था स्क्राइब्स की वजह से, राइट। सो दिस मेंट that wrong data was being passed along just like in the document you read.
जैसे आप डॉक्यूमेंट को रीड करते हो वैसे ही आपके पास कौन सा डेटा आया, शायद गलत डेटा आया, तो वो गलत ही इंफॉर्मेशन पास होती थी. सो इट इज रियली डिफिकल्ट फॉर मॉडर्न हिस्टोरियंस टू रीड. तो पढ़ाई के लिए मॉडर्न हिस्टोरियंस को बहुत ही प्रॉब्लम इसके साथ हो जाता था. राइट, तो ये भी हमारा एक चैलेंज था. तो ये था हमारे सेशन का दूसरा फेज. अभी एक और छोटा सा फेज हमारे सेशन का बाकी है और फिर उसको समझने के बाद हम आज के सेशन को एंड करेंगे. राइट, सो लेट अस वेट फॉर द थर्ड फेज ऑफ टुडे सेशन. सो स्टूडेंट्स, आज के सेशन में हम सबसे पहले दो चैलेंजेस सीख गए. पहला चैलेंज हमारे लिए ये था कि हमारे पास राइटिंग के लिए पेपर ही नहीं था 7th सेंचुरी तक, और 7th में जब वो इन्वेंट हुआ तो इंडिया में वो पहुंचा 8th सेंचुरी तक. राइट, तो उससे पहले का डेटा के लिए हमारे पास कोई पेपर ही नहीं थे. तो ये हिस्टोरियंस के लिए पहला चैलेंज था. दूसरा चैलेंज ये था कि तब कोई फोटोकॉपी मशीन नहीं था या फिर प्रिंटिंग मशीन नहीं था. So whatever it was written by the scribes. So scribes made the mistake and that we had to face. जो स्क्राइब्स थे, जो कॉपी करने वाले थे, उन लोगों ने कुछ मिस्टेक्स की जिसकी वजह से शायद डेटा मिस इंटरप्रेट हुआ. Now we are going to understand the third challenge. Right. So the third challenge is about the new and the old terminologies. Right. कुछ नए और पुराने. Terminologies means what? कोई एक पर्टिकुलर टर्म है, उसका मीनिंग क्या होगा. कोई एक वर्ड है, राइट, पहले उसका मीनिंग अलग होता था, अब उसका मीनिंग अलग है. जैसे कि हमने वो हिंदुस्तान वाला देखा ना, राइट, कि हिंदुस्तान वर्ड जो है उसका मीनिंग टाइम टू टाइम कैसे चेंज हो गया. राइट, तो न्यू एंड ओल्ड टर्मिनोलॉजीज यानी कि वर्ड्स जो है उसके मीनिंग बदलते रहते थे जिसकी वजह से भी मिस इंटरप्रिटेशन हो सकता है. ये तीन मेन चैलेंजेस हिस्टोरियंस के द्वारा फेस किए जाते हैं. राइट, सो डिड यू नो द सेम वर्ड कैन हैव डिफरेंट मीनिंग्स इन डिफरेंट लैंग्वेजेस. क्या आप जानते हैं कि कुछ सेम वर्ड्स है जिसका अलग अलग लैंग्वेज में अलग अलग मीनिंग होता है. जैसे कि अगर हम हिंदी में पढ़े हर्ष तो इसका मीनिंग होता है हैप्पीनेस यानी कि आनंद, और अगर हम इंग्लिश में बात करें हार्श, राइट, तो इसका मीनिंग होता है क्रूर यानी कि क्रूरता से भरा हुआ. राइट, तो हर्ष हैज अ पॉजिटिव मीनिंग इन हिंदी बट नॉट इन इंग्लिश. अगर इसी दोनों लैंग्वेज में देखो तो दोनों का मीनिंग चेंज हो जाता है. राइट, so this is about reading into the NCERT book. If you have the NCERT book, then you can read it out page number 3 and 4. If you don't have, then you can skip that activity. Right, so the main thing I wanted to say is that as the time passes, the meaning of the same word can be interpreted differently. Terminologies get changed. It would be confusing if we mixed up present day and the past meanings. अगर हम present day को और past meaning को अगर mix कर दें तो हमारे लिए confusing हो सकता है. Changing word meaning is a challenge for the historians. Word का meaning जो change होता जा रहा है, right, time to time, ये historians के लिए एक बहुत ही बड़ी challenge है. So historians face the following problems when studying manuscripts. तो manuscripts जब वो study करते हैं तो उसको ये challenge भी मिलते हैं that languages and word meanings change from one period to another. Languages और word meaning जो है वो एक period से दूसरे period तक बदल जाते हैं. Historians cannot use present day word meanings directly. आज की तारीख में कोई भी वर्ड का जो मीनिंग है उसको डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते, उसको उस टाइम का उस वर्ड का मीनिंग फाइंड आउट करना पड़ेगा. एंड हिस्टोरियंस थिंक अबाउट ओल्ड मीनिंग्स ऑफ वर्ड्स टू अंडरस्टैंड द मैन्युस्क्रिप्ट्स. हिस्टोरियन को पुराने जो वर्ड का जो मीनिंग है वो सोचना पड़ेगा मैन्युस्क्रिप्ट को समझने के लिए. राइट, सो आज के सेशन में स्टूडेंट्स हमने चैलेंजेस की बात की कि हिस्टोरियंस को स्टडी के लिए कौन से चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं, और वो सारे चैलेंजेस के लिए हमने ये सारी पढ़ाई की और हमें पता चला कि बेसिकली 3 चैलेंजेस है. पहला, 7वीं सदी से पहले हमारे पास पेपर नहीं था और पेपर इन्वेंट हुआ, उसके बहुत साल बाद भारत में यानी कि 8th सेंचुरी में हमें पेपर मिला, उसके बाद से रिकॉर्ड्स है. उसमें भी स्क्राइब्स ने जो कॉपी किया उसने कुछ गलती की है जिसकी वजह से उसका मिस इंटरप्रिटेशन भी मिल सकता है. राइट, एंड द थर्ड इज तब के जो शब्द थे उसके मीनिंग और आज इसी शब्द का जो मीनिंग है वो चेंज हो जाता है. राइट, ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हम ले सकते हैं, जैसे कि हमने हिंदुस्तान का एग्जांपल लिया, अभी स्लाइड में हमने हर्ष का एग्जांपल लिया, ऐसे बहुत सारे वर्ड्स मिल सकते हैं. राइट, और इन बिटवीन आपको होमवर्क भी दे दिया गया है. सो देयर इज नो होमवर्क नाउ, यानी कि सेशन के लास्ट में जो होमवर्क देते हो ऐसा कोई होमवर्क आज है नहीं. प्रीवियसली आपको मैंने कुछ क्वेश्चंस दे दिए हैं, वही आपको लिख के भेजना है. राइट, सो आज का सेशन यहीं पे रहेगा. दैट वाज ऑल फॉर टुडेस सेशन. आई विल सी यू इन द नेक्स्ट सेशन विद अ न्यू टॉपिक. टिल देन, goodbye, take care, have a nice time, stay home, stay safe, and yes, don't forget to share your homework. Thank you.